बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 6, 7 और 8 के लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय। बच्चों, आपको कॉपी में लिखने के लिए हाथ में पेन उठाना होता है और फिर उसे विशेष तरीके व क्रम से कॉपी के ऊपर चलाना होता है। ये हाथ की क्या है? गति। जी हाँ, गति। तो आज हम कक्षा 6 में विज्ञान विषय में लेकर आए हैं शरीर में गति। इसी प्रकार कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय में अध्ययन करेंगे अम्ल, क्षार और लवण का, और फिर हम कक्षा 8 के लिए लेकर आए हैं कोयला और पेट्रोलियम। तो हो जाइए तैयार, अपनी कॉपी पेन लेकर शुरू करते हैं आज का पाठ। ज़ीशान और सिकंदर बहुत ही होनहार बच्चे हैं। दोनों के घर एक ही गली में हैं। दोनों ने इस बार स्कूल में होने वाली खेलकूद की कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मन बनाया है। इसके लिए वे रहीम चाचा से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। रहीम चाचा अपने समय के नामी धावक रहे हैं। जब वे चाचा के पास अपनी बात लेकर गए तो उन्होंने दोनों बच्चों को पहले अपने शरीर की पेशियों और अस्थियों का अध्ययन करने के लिए कहा। उसके बाद ही वे उन्हें प्रशिक्षण देंगे। पढ़ाई करके दोनों रहीम चाचा के पास पहुँचे। चाचा, हम दोनों ने अच्छे से अस्थियों और पेशियों का अध्ययन कर लिया। अब तो आप हमें प्रशिक्षण देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा है। मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करता हूँ, तुम जवाब देना। ठीक है चाचा, आप पूछिए। एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर सीधा कैसे खड़ा रह पाता है? चाचा जी, हमारा शरीर अस्थियों के मजबूत ढांचे और पेशियों की सहायता से सीधा खड़ा रह पाता है। सही। अच्छा, अब ये बताओ, हमारे शरीर के अंग किस प्रकार गति करते हैं? चाचा जी, हमारा शरीर और उसके अंग गति करने के लिए पेशियों का प्रयोग करते हैं। हमारी बहुत सी पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये पेशियां सिकुड़कर अस्थियों को गतिमान बनाती हैं। थोड़ा विस्तार से समझाओ। चाचा जी, ये भाग समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी पेशियां केवल सिकुड़कर अस्थियों को खींच सकती हैं, लेकिन धक्का नहीं दे सकती। इसलिए एक अस्थि को गति में लाने के लिए कम से कम 2 पेशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं अपनी मुट्ठी बंद करके इससे अपनी छाती स्पर्श करूं, तो मेरी भुजा की अगली पेशी फूल जाती है, क्योंकि ये सिकुड़ गई है। और अगर मैं अपना हाथ नीचे ले जाऊं, तो अगली पेशी शिथिल हो जाएगी और पिछले भाग की पेशी सिकुड़ जाएगी।
शाबाश। हाथ की अगली पेशी को बाइसेप और पिछली को ट्राइसेप कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या हम अपने हाथ, पैर और अन्य अंगों को जोड़ों के अलावा किसी भी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं? नहीं। तो फिर हम अपने अंगों को जोड़ों की जगह पर कैसे मोड़ पाते हैं? चाचा जी, हम अपने हाथ, पैरों और अन्य अंगों को वहां से मोड़ और गति में ला सकते हैं जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां जुड़ी होती हैं। ऐसे जोड़ों को संधियां कहते हैं। देखिए, जैसे हमारी हथेलियां शरीर के सबसे लचीले हिस्सों में से हैं, हम उंगलियों को फैला के पंजा बना सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं और इन्हें तरह तरह से हिलाकर इनके इस्तेमाल से लिख भी पाते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हथेली में बहुत सारी अस्थियां और संधियां होती हैं। हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा अस्थियों का बना होता है। ये अस्थियां कठोर एवं मजबूत होती हैं। ये लचीली नहीं होती, इसलिए हम इन्हें मोड़ नहीं सकते। मैं आपको इस छड़ी की मदद से समझाता हूँ। अगर मैं छड़ी को अपने कंधे से हाथ तक बांध लूं, तो मैं हाथ बिल्कुल नहीं मोड़ पाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा, ये बताओ, संधियां कितने प्रकार की होती हैं? चाचा जी, हमारे शरीर में कई प्रकार की संधियां होती है, जैसे कि कंदुकखलिका संधि, जिससे हमारे कंधों से हाथ और कूल्हों से जांघों की अस्थियां जुड़ी होती हैं। धुराग्र संधि से हमारा सर, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड की अस्थियों से जुड़ा होता है। इसके अलावा हिंज संधि और अचल संधियां भी होती हैं। अब ये समझाओ कि कौन सी संधि से किस प्रकार का चलन किया जा सकता है? चाचा जी, धुराग्र संधि या पीवट जॉइंट से हम गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और हिंज संधि या हिंज जॉइंट ठीक वैसे ही काम करती है जैसे दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। हमारी कूनियों, घुटनों, उंगलियों आदि में ये संधि पाई जाती है। इन संधि वाले स्थानों का केवल एक दिशा में हिलना डुलना हो पाता है। कंदुकखलिका संधियों के स्थान पर हम आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति में आ पाते हैं। हमारे हाथ और कंधों के बीच में पाए जाने वाली यह संधि हाथों को एक हद तक चारों दिशाओं में घुमाने देती है। देखिए, हम अपने पैरों को भी आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं, किंतु यहाँ कंधे जितना लचीलापन नहीं होता। लेकिन चाचा जी, हर संधि गति के लिए नहीं होती। कुछ संधियां मजबूती के लिए होती हैं। हमारा पसली पिंजर और हमारा ऊपरी जबड़ा ऐसे ही संधियों से बना होता है। वैसे चाचा जी, अगर हम देखें तो अस्थियों और संधियों से हमारे शरीर का सबसे लचीला ढांचा बनता है, वो है मेरुदंड। देखिए किस प्रकार हम झुक कर अपने हाथों से जमीन स्पर्श कर पाते हैं। लगातार अभ्यास करें तो हम पीछे मुड़कर भी जमीन को छू सकते हैं और कुछ हद तक दाएं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। अब बस एक आखिरी सवाल, ये बताओ, हमारे कानों की अस्थि लचीली कैसे होती हैं? चाचा जी, हमारे कानों की अस्थि काफी लचीली होती है, लेकिन और अस्थियों जितनी मजबूत नहीं होती। ऐसे ही अस्थि हमारे नाक के अगले हिस्से और संधियों में भी पाई जाती हैं। बच्चों, हमारे कानों और नाक के अगले सिरे को अस्थि नहीं, उपास्थि कहते हैं। ये उपास्थियां हमारी अधिकतर संधियों में भी मौजूद होती हैं। खैर बच्चों, मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम इस परीक्षा में 100% अंकों से पास हुए हो। कल से हम तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। शुक्रिया चाचा जी, हम कल प्रशिक्षण लेने ठीक समय पर आ जाएंगे। जीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे। इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे। आज विद्यालय में जीशान के मन में एक ख्याल आया।
मनुष्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं। उनमें से कई जीवों का गति में आना मनुष्य से अलग होता है, शायद इसलिए क्योंकि उनके अंगों की संरचना मनुष्यों से अलग होती है। ज़ीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए। सिकंदर ने कहा, क्यों न रविवार को चिड़ियाघर की सैर करी जाए। दोनों ने इस बारे में विद्यालय के पुस्तकालय में भी अध्ययन किया। आखिर रविवार के दिन दोनों चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले वे सांपों के बाड़े के पास पहुंचे। वो देखो सिकंदर, वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है। हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था, यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षर की तरह अपने शरीर से वलय बनाता है और पिछले वाले वलय से आगे के शरीर को धक्का देता है। वास्तव में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहां उसका शरीर मुड़ता है। मजे की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह सांप बाईं तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, तब यह दाईं ओर मुड़ पाता है। ऐसे करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए सांप चलते हुए अंग्रेजी के एस जैसे निशान बना देता है। काफी रोचक बात है। अरे वहाँ एक शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पक्षी है। मैंने आज तक शुतुरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था। पता है, ये उड़ नहीं सकता। हाँ, और जानते हो, एक शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए तो जान ही चली जाए। यहाँ शुतुरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह 2 पैरों पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। क्या? ये सच में शानदार जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ज़ीशान, बत्तखें, ये जल, स्थल, आसमान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं, यानी गति में आ सकती हैं। ये चलती भी हैं, तैरती भी हैं, उड़ती भी हैं और मजेदार गोते भी लगा लेती हैं। ये तो पक्षियों की सुपरमैन है। ये देखो, यहाँ लिखा है, बतख के पंजों में झिल्लियाँ होती हैं जो इनके तैरने में सहायता करती हैं। लेकिन इन झिल्लियों की वजह से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है। कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा ये तीनों काम कर सकता है। तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। उसकी पेशियां उसे तेजी से चलने में मदद करती हैं। ये पेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि तिलचट्टा आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो कि उसे कुछ समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी, तिलचट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शानदार जानवर देखते हैं। क्यों ना मछली घर चलें? ज़ीशान, मछलियों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यतः शरीर का आधारभूत ढांचा होता है और हाथ पैरों की बजाय इनके हल्के हल्के पंख होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संरचना की वजह से पानी आसानी से इनके आसपास से होकर बह जाता है। इनके चपटे पंख और पूंछ दिशा बदलने और तैरने में सहायता करते हैं। क्या तुमने पनडुब्बियों की तस्वीरें नहीं देखी? उनकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है, बीच से मोटी और आगे और पीछे से संकरी। सही कहा। वैसे यहाँ मछलियों के अलावा भी कई अद्भुत जीव हैं। ये देखो, समुद्री घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहाँ हैं कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस। मुझे समुद्री जीवों में सबसे अद्भुत लगता है ऑक्टोपस। जानते हो, उसके हाथ या पैर नहीं बल्कि 8 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहा जाता है इसकी 8 भुजाओं को। ये हमारी जीभ की तरह लचीले होते हैं। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे चलने में सहायता करते हैं। उसकी और भी कई खूबियाँ होती हैं, जैसे कि अरे बस, शाम हो गई,
जल्दी घर चलो नहीं तो डांट पड़ेगी। मैंने गति के बारे में खूब सीख लिया। अब मैदान में घोड़े की तरह दौड़ूंगा। हाँ, समुद्री घोड़े की तरह। अम्ल, क्षारक और लवण भाग 1। नमस्ते बच्चों। अम्ल और क्षारक हमारे रोजमर्रा जीवन में होते हैं। वे दोनों ही हमारी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारे शरीर के अंदर या बाहर काफी आवश्यक भूमिका निभाते हैं। भोजन के निर्माण से लेकर किसी भी पदार्थ के अपघटन तक अम्ल और क्षारक की भागीदारी है। आइए हम अभी राजू और उसके दोस्तों के पास हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानना है। कल त्योहार था तो हमारे घर में बहुत से नमकीन, मिठाई, पकोड़े, समोसे बने थे। अच्छा, हमारे घर में भी बहुत से पकवान बने थे, लेकिन खाने के थोड़ी देर बाद पिताजी को पेट में दर्द हो गया, इसलिए वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाए। वाह, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इमली की चटनी खट्टी और मीठी और कुछ मसालेदार भी। मेरा खाना थोड़ा कड़वा है। आज हरी सब्जी और रोटी लाई हूँ। आज मैं मोतीचूर के लड्डू और कुछ नमकीन लाया हूँ। अरे वाह, किसी ने मिठाई, कुछ ने समोसे, कुछ रोटी और हरी सब्जी लाए हैं। मैं तो पराठे और दही लाई हूँ। सभी अलग अलग स्वाद वाले भोजन लाए हैं। आज तो मजा आएगा। चलो जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद रसायन विज्ञान की कक्षा है। नमस्ते बच्चों, आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ सर। आज तो हम सब अलग अलग स्वाद के भोजन लाए थे। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन और कुछ कड़वे। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि ज्यादातर खाद्य पदार्थों में अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। अम्लीय? मैंने सुना कि अम्ल खतरनाक होते हैं। मुझे लता कल ही बता रही थी। अरे नहीं नहीं, सभी अम्ल खतरनाक नहीं होते हैं। ममता, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जो तुम ज्यादातर खाते हो और जिनमें खटास है। इमली की चटनी, नारंगी, इमली, दही, समोसे, अमरूद, सेब और बस बस, क्या तुम लोगों को पता है कि इन सभी खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है, जिसके कारण इनमें खटास आती है? हमारे खाद्य पदार्थों में अम्ल? हाँ, ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। जब तुम खाना खाते हो तो क्या होता है? यह पच जाता है। हाँ, हमारा शरीर भी कुछ अम्ल का उत्पादन करता है और ये भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अच्छा, तो कुछ अच्छे प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं। हाँ बच्चों, जो अम्ल हमारे स्कूल के प्रयोगशाला में हैं, वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं और उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम। बच्चों, प्रयोगशाला में बहुत सारे अम्ल, संक्षारक या कोरोसिव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हम चख नहीं सकते क्योंकि इनसे हमारा मुंह जल जाएगा। सर, मेरे पिताजी को कल बहुत पेट दर्द था। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को एसिडिटी हुई है। कुछ दवाई दी उन्होंने और बोला कि कुछ एंटासिड है। क्या ये दवाई एसिड को कम करती है? हाँ, गलत खान पान, ज्यादा खटास और ज्यादा मसालेदार खाना खाने पर पेट में अम्ल अधिक हो जाता है। उसके कारण एसिडिटी होती है। तब अगर हम एंटासिड लेते हैं तो हमें आराम मिलता है
इसमें क्षारक होता है। क्या क्षारक अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं? हाँ, इसके बारे में कल बात करेंगे। दवा लेने के बाद कल मेरे पिताजी 2 घंटे बाद बेहतर महसूस कर रहे थे। क्षारक भी रासायनिक यौगिक हैं, जिन्हें छूना साबुन के जैसा लगता है और आमतौर पर इंसानों के लिए नहीं है। वे स्वाद में कड़वे होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उनका कई जगह इस्तेमाल होता है। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। सर, थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जब अम्ल पानी में घुल जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। अम्लों में हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सर, फिर क्षारक में क्या हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं? क्षार कोई भी यौगिक है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पैदा करता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। सर, क्या मुझे क्षारक के कुछ उदाहरण बता सकते हैं? चूना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सभी क्षारक हैं। क्या साबुन में भी क्षारक है? हाँ बच्चों, रीठा एक प्राकृतिक साबुन है जिसमें क्षारक है। इससे माँ अपने बाल धोती है। हाँ। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दंत मंजन में चॉक के टुकड़े में पालक में अम्ल है या क्षारक है? सर, कुछ पदार्थ मीठे होते हैं, उनमें अम्ल होता है या क्षारक? वे ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारकीय। कुछ पदार्थों में ना अम्ल होता है ना क्षारक। सर, क्या होता है जब अम्ल और क्षारक मिश्रित होते हैं? रिंकू, जब अम्ल और क्षारक पदार्थ का मिश्रण होता है, आमतौर पे लवण या नमक और पानी का उत्पादन होता है। अच्छा। हाँ बच्चों, जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से बनता है। अच्छा। सर, कोई ना कोई सूचक होगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में अम्ल है या क्षारक है। हर पदार्थ को हम चखकर निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसमें अम्ल या क्षारक है। अभी समय हो गया है, इसके बारे में कल बात करेंगे। बच्चों, कल आप सभी घर से या तो हल्दी, गुड़हल के फूल या प्याज ले आइएगा। बच्चों, हमने अम्ल और क्षारक के बीच अंतर जाना है। जबकि अम्ल पानी में घुल जाता है, अधिकांश क्षारक पानी में नहीं घुलते हैं। अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षारक पदार्थों का निर्धारण करने वाले संकेतकों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे। अम्ल, क्षारक और लवण भाग 2। क्यों दोस्तों, मुझे देखते ही खट्टापन आ गया ना मुंह में? मेरी बात ही कुछ निराली है। पानी में मिलाओ या भोजन में मिलाओ या तो ऐसे ही चाट लो। आपने पिछले वीडियो में अम्ल और क्षारक के बारे में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की थी, याद है? अध्यापक जी ने बच्चों से कहा था कि वे घर से हल्दी, फूल, प्याज ऐसी कुछ चीजें लाएं। शायद इनसे वे सब मिलकर प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि बच्चे क्या क्या लाए हैं घर से। तो चलिए आज हम बच्चों के साथ उनके स्कूल के लैब में चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ
कि आखिर वहाँ बच्चे करते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, पहन लीजिए अपना लैब कोट और बन जाइए वैज्ञानिक। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के सूचकों के बारे में जानना है। आज मैं प्रयोग के लिए हल्दी लाया हूँ। तुम सब क्या लाए हो? अरे मैं भी हल्दी ही लाई हूँ। जब मैं कल हल्दी निकाल रही थी, मेरे इस रुमाल पर गिर गई। देखो ये क्या हुआ। कितनी बार साबुन से धोने की कोशिश की, पर बड़ा ही जिद्दी दाग है। मास्टर जी को दिखाऊंगी और पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्या है हल्दी में। मैं तो घर से गुड़हल का फूल लाई हूँ। मेरे घर में तो गुड़हल का पौधा है। घंटी बज गई। मास्टर जी आते ही होंगे। चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, बच्चे तो अलग अलग चीजें लाए हैं घर से। लगता है आज लैब में बहुत मजा आने वाला है। नमस्ते बच्चों, कल मैंने आप लोगों को अम्ल और क्षारक के बारे में बताया था। आज आप हमें इन दोनों के सूचक के बारे में बताएंगे ना सर? हाँ बच्चों, क्योंकि हम सभी पदार्थों को चख नहीं सकते, तो सूचकों की मदद से हम अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। सर, मैं गुड़हल के फूल लाई हूँ। आपने हमें इन सभी को लाने के लिए क्यों कहा था? हल्दी, गुड़हल के फूल, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। अच्छा, सूचक हमारी क्या मदद करते हैं? कोई चीज अम्लीय है या क्षारकीय है, सूचकों की मदद से हम पता लगा सकते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। संश्लेषित सूचकों को इंसान लैब में बनाता है। सर, मैं भी हैरान हूँ कि ये सांकेतिक कैसे हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सांकेतिक हो सकती हैं। आप हैरान होंगे जान के कि प्याज, लहसुन भी सांकेतिक हैं। अरे वाह, घर की रसोई में ही कितने सारे प्राकृतिक सूचक मिल गए। मैं कुछ कागज लाया हूँ जो तरल पदार्थ को सोखते हैं। इस कक्षा को मैं दो समूहों में विभाजित करूंगा। एक समूह एक कागज लेकर उसे हल्दी में भिगोएगा, फिर हम उसे 1 घंटे के लिए सूखने देंगे। हाँ, चलो चलो हम इसे करते हैं। दूसरा समूह क्या करेगा सर? दूसरा समूह इन गुड़हल के फूलों से 2 काम करेगा। सर, हम तैयार हैं। क्या हमें केवल पंखुड़ियों को लेना है? हाँ, पहले इन पंखुड़ियों को पीस लें। पिसे हुए एक हिस्से को इस कागज पर चिपका दें। बचे हुए लेप में उबलता पानी डालें और उसे छान लें। ठीक है सर। सर, मैंने उस कागज को सुखा दिया है। शाबाश। हम इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए दूसरे समूह के लिए इंतजार करेंगे। दोनों कागज सूखने के बाद उन्हें छोटी छोटी पट्टियों में काट लें। मैं 1 घंटे के बाद आप सभी के पास वापस आऊंगा। ठीक है सर, हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। बच्चों, दोनों कागज सूख गए हैं। चलो पट्टियों में काटते हैं। मेरे पास 5-5 कटोरियां हैं जिनमें 5 तरल पदार्थ हैं। आपको इन दोनों में हल्दी और फूलों के लेप से बनी पट्टियों को डालकर निकालना है। सर, मैं करूंगा। आओ। सर, मैंने हल्दी की अलग पट्टियों को हर एक कटोरी में डुबा दिया है। हाँ, अब इन पट्टियों को बाहर निकाल कर रखो। ठीक है सर। लता, क्या तुम बता सकती हो कि क्या हुआ है? हाँ सर,
हल्दी की पट्टी 2 कटोरियों में डुबाने के बाद लाल हो गई और बाकी तीनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। क्या आपको समझ आया दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? सर, क्या मैं फूल के लेप से बनी पट्टी को डुबा सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। सर, 3 कटोरियों में डुबाने के बाद 3 पट्टियों में मैजेंटा लाल रंग दिखाई दे रहा है और 2 पट्टियाँ हरी हो गई हैं। अच्छा, आप में से एक इन कटोरियों में फूल के घोल की 2 बूंदें डालो। आप क्या देखते हैं? वाह, 2 कटोरियों का तरल पदार्थ हरा और 3 का लाल हो गया है। अच्छा, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हल्दी की पट्टी ने क्षारक को लाल रंग में बदल दिया और अम्लीय घोल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सर, क्या हल्दी के संपर्क में आने पर सभी क्षारक लाल हो जाते हैं? देखा, आखिर मैंने जो निष्कर्ष लगाया था वो आज इन बच्चों ने खुद ही कर दिखाया। कितने होशियार बच्चे हैं। हाँ, और हल्दी अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि हल्दी की पट्टी ने रंग नहीं बदला जब वह अम्ल के संपर्क में आई। ओह, अब मुझे पता चला कि कल जब मैंने मेरे रुमाल को साबुन से धोया तो वह लाल क्यों हो गया। हल्दी ने साबुन को लाल बना दिया। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था। बच्चे तो सच में वैज्ञानिक ही बन गए हैं। अच्छा अवलोकन है। बच्चों, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सूचक लिटमस पेपर है। यह लाइकेन से लिया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। सर, ये जो लाल और नीली पट्टी है, क्या यह लिटमस पेपर है? हाँ बच्चों, मैंने 2 कटोरियां ली हैं और इनमें 2 तरल पदार्थों को डाला है। सर, क्या मैं आकर इन लिटमस कागजों को इन कटोरियों में डालकर देखूं कि क्या होगा? आओ। सर, जब मैंने लाल लिटमस पेपर को एक घोल में डुबाया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। जब मैंने उसे दूसरे घोल में डुबाया तो वह नीला हो गया। नीले लिटमस पेपर का क्या हुआ? इसका विपरीत प्रभाव है। जबकि एक तरल पदार्थ में डालने से कोई प्रभाव नहीं है और दूसरे में लाल रंग में बदल गया। ये नीले और लाल पेपर का क्या राज है? आइए पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह कागज लाइकेन नामक कार्बनिक पदार्थ से बना है। जब लाल लिटमस कागज को अम्लीय घोल में डुबाते हैं तो उसमें कोई असर नहीं दिखता है, लेकिन क्षार में डुबाने से वह नीला हो जाता है। सर, मुझे अब पता लग गया कि जब नीले रंग के लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो उसका कोई असर क्यों नहीं दिखता, लेकिन अम्ल के घोल में यह लाल हो जाता है। हाँ, अब आप सब लोगों को पता चल गया है कि इन दोनों में से अम्लीय घोल कौन सा है और क्षारकीय घोल कौन सा। हाँ सर, धन्यवाद। ऐसे ही तो प्रयोग करने से महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने भी अम्ल और क्षारक का पता लगाया था। और देखो, इन बच्चों ने भी प्रयोग करके खुद ही कितनी बड़ी गुत्थी सुलझा दी। आप भी अपने अध्यापकों से कहना कि आप सबको ऐसा कोई प्रयोग करवाएं जिससे आप भी अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। सर, क्या आप इस प्रक्रिया को समझा सकते हैं जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं? वह मैं कल की कक्षा में समझाऊंगा। बच्चों, हमने देखा कि अम्ल और क्षारक की सूचकों द्वारा कैसे पहचान कर सकते हैं। ये सूचक अम्लीय और क्षारकीय घोल में अलग अलग रंग दिखाते हैं। अगले वीडियो में हम उस प्रभाव को देखेंगे जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है।
हम फिर मिलेंगे। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मुझे विज्ञान में बहुत रुचि है। आज मैं अपने चाची जी से मिलने उनके गांव जा रही हूं, अपने भाई कबीर और माता जी के साथ। ये ट्रेन को दूसरी पटरी से कहां ले जा रहे हैं? अरे, ये ट्रेन के अंदर क्या भर रहे हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है। इसे शंटिंग कहते हैं। इस समय वो ट्रेन की साफ सफाई करते हैं और उसको अगले सफर के लिए तैयार करते हैं। सही कहा कबीर। शंटिंग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है ट्रेन की तकनीकी खराबियां चेक करना और इसमें ईंधन भरना। ईंधन मतलब चाचा जी? ईंधन मतलब वो साधन जिससे गाड़ी चलती है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं ना। ओह, अच्छा। पेट्रोल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि सीमित मात्रा में मिलता है और इसे बनाने में भी लाखों साल लग जाते हैं। सानिया, कबीर, क्या तुम्हें पता है कि पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम नाम के पदार्थ से बनते हैं? पर ये पेट्रोलियम कैसे बनता है? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा सानिया, क्या तुम्हें ये पता है पुराने समय में ट्रेन किस ईंधन से चलती थी? हाँ चाचा जी, मुझे पता है। दोस्तों, क्या आप इस बारे में जानते हैं? कोयला। वाह, एकदम सही। अच्छा सानिया, चलो देखते हैं तुम्हें अक्षय प्राकृतिक साधन व समाप्त होने वाले साधन के बारे में कितनी जानकारी याद है। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। क्या तुम उन्हें पहचान कर सही उत्तर दे पाओगी? दोस्तों, आप मेरी सहायता करेंगे ना? चाचा जी, ये तो मैं जानती हूँ कि पेट्रोल, डीजल और कोयला सीमित प्राकृतिक संसाधन है जो कि एक ना एक दिन खत्म हो सकते हैं। इनसे काफी प्रदूषण भी फैलता है। पर क्या तुम्हें पता है कि कोयले से और भी कई चीजें बनती हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं अपनी पुस्तक में देखकर कि कोयले से क्या-क्या चीजें बनी और इनके क्या-क्या प्रयोग हैं? तो समझे किस प्रकार से कोयले ने चलने का साधन दिया। कोलतार से सड़कें बनी, कोयले से रेल चली। आजकल बहुत अधिक पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से प्रदूषण काफी बढ़ गया है।
और इनके दाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पर इसका कोई उपाय होगा? दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हैं? आजकल गैस से भी गाड़ियां चलती हैं। मुझे याद है, पापा ने गाड़ी में सीएनजी किट लगवा लिया है। अरे हाँ, वो सस्ती भी पड़ती है और प्रदूषण भी बहुत कम फैलाती है। बिल्कुल बच्चों, आजकल ईंधन के नए नए साधन जो कि प्रदूषण न फैलाएं ढूंढे जा रहे हैं। बच्चों, क्या आप भी इनमें से कुछ साधन बता सकते हो? एक तो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां और रिक्शे ही हैं। पेट्रोलियम के साथ सिर्फ गैस नहीं, कई और लाभदायक वस्तुओं का निर्माण हुआ जो कि सही कार्य में प्रयोग की गई। चाचा जी, पेट्रोलियम समुद्र में ऑयल रिग्स में निकाला जाता है। समुद्र तो बहुत बड़ा है, इसलिए अभी तो हमारे लिए बहुत सा पेट्रोलियम बाकी है। ओहो भैया, आप जानते हैं ना, जो शुरू हुआ है वो खत्म अवश्य होता है। आप तो जानते ही होंगे, पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं, तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक साधन हैं जो ऐसे नहीं खो सकते। साथ ही ये जितने लाभकारी हैं उतने नुकसानदेह भी। सीएनजी और एलपीजी के प्रयोग प्रकृति के लिए स्वच्छ हैं, इसलिए उनके प्रयोग पर ज्यादा विचार किया जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक ईंधन या स्वच्छ ईंधन प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे सीएनजी आदि। इन ईंधनों का समझदारी से उपयोग कर अपनी धरती को भी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं से बचाना है। हमने सीखा, प्रकृति से हमें पेट्रोलियम, कोयला आदि जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मिले। अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी प्रकृति की देन है, जो कि असीमित है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। पेट्रोलियम के संघटक ईंधन, गैस, मोम, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और उसके रूप जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि स्वच्छ ईंधन। ईंधनों का समझदारी से उपयोग कर अपनी धरती को भी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं से बचाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज का पाठ पढ़कर कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ सारी विषय वस्तु आप ठीक से समझ गए होंगे। तो आइए देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हम लेकर आए थे कक्षा 6, 7 व 8 के लिए विज्ञान विषय। आज हमने कक्षा 6 में शरीर में गति किस प्रकार होती है जाना, तथा कक्षा 7 में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी ली। इसी प्रकार कक्षा 8 में हमने जाना कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, और इन सभी के पाठ के मध्य आने वाले प्रश्नों को भी हल किया। अब हम देखते हैं कल हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कल हम कक्षा 6, 7 व 8 के लिए लेकर आ रहे हैं विज्ञान विषय, जिसमें कक्षा 6 को सजीवों की विशेषताएं और उनके आवास के बारे में बताया जाएगा। कक्षा 7 को अम्ल, क्षार व लवण और उनमें होने वाले भौतिक परिवर्तन के बारे में, और कक्षा 8 में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधे
व जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। तो ये तो थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। चलते चलते एक विशेष सूचना, आप हमारे ये सभी वीडियोस YouTube पर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान पर सर्च करके फिर से देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।